ने कहा है कि बुनकरों का एक संगठन होना चाहिए। हमारा ईदगाह, हमारी मस्जिद नहीं है, हमें बुनकरों की हिफाजत भी करनी है। हमें आज जैसे सरकार वक्त की संपत्तियों, मुसलमानों के पूर्वजों की संपत्तियां हैं। मैं शिक्षा का एकदम पक्षधर हूं। मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में अगर आपको सफल होना है, इस दुनिया में अगर आपको कामयाब होना है, इस दुनिया में अगर आपको अपना लोहा मनवाना है, तो सबसे पहले एजुकेशन की तरफ आपको मूव करना होगा, तालीम की तरफ आपको मूव करना होगा, शिक्षा की तरफ आपको मूव करना होगा। जब आप एजुकेशन लेंगे, तालीम लेंगे, शिक्षा लेंगे, तो मैं बता दूं, जो बुनकर आज मजबूर है, लाचार है, अपनी बातें किसी और के जरिए लोगों तक पहुंचाता है, वो अपना प्रतिनिधित्व तो खुद करेगा, किसी की जरूरत नहीं होगी उसको। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि मुसलमान एक ऐसी कौम है, इस्लाम एक ऐसा धर्म है, जहां भी है उन्होंने अपनी ईमानदारी का सबूत दिया है, अपनी मेहनत का सबूत दिया है, और हमेशा उन्होंने कोशिश की है कि हम जर्रा बराबर भी हराम की कमाई ना लें, लेकिन जो हमारी मेहनत है वो हमें मिलनी चाहिए। और मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं, जैसे आप लोगों ने कहा है कि बुनकरों का एक संगठन होना चाहिए। मेरे दोस्त, ये बहुत लाजिम है, ये बहुत जरूरी है। और जैसे आपने बताया कि छोटे छोटे समूह बनने चाहिए, मैं आपको बता दूं कि आज भारत में आप चाहें तो 3 तरीके से जो है आप अपने उस समूह को बना सकते हैं। पहला, आप चाहें तो बुनकर चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकते हैं, जो ऑल इंडिया काम कर सकता है। आप चाहें तो 1860 अधिनियम के अंतर्गत एक सोसाइटी बना सकते हैं, जो बुनकर इंडिया लेवल और प्रदेश लेवल पे काम कर सकता है। अगर आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा करके, संवैधानिक दायरे में आकर के, कानूनी दायरे में आकर के आप अपनी बात रख सकते हैं। और जब आप रजिस्टर्ड होंगे, जब आप कानून के दायरे में होंगे, जब आप संविधान के दायरे में होंगे, तो आपको किसी की जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस बात को याद रख लीजिए आप लोग। आज बुनकर परेशान है, आज बुनकर लाचार है, आज बुनकर रो रहा है कि हमारी आवाज कोई क्यों नहीं सुन रहा। मैं बस आपसे इतना कहता हूं कि संविधान के दायरे में आइए, रजिस्टर्ड हो जाइए, अपनी कमेटी को मजबूत करिए, अपनों को जोड़िए, एक एक बुनकर को जोड़ दीजिए और जोड़ करके 3 से तार बना दीजिए। लोग आपके पास आएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों में आपसी तालमेल नहीं है, आप लोगों में आपसी भाईचारा नहीं है, आप लोगों में आपसी मोहब्बत नहीं है। खुद को कहते तो मुसलमान है लोग, लेकिन एक दूसरे के दिलों में नफरत है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप बुनकर समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या बुनकरों के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सर ने जो बात कही है, आप संगठित होइए, आप यूनाइटेड होइए और संघर्ष करिए और कोशिश करिए कि अगर आपके घर में एक रोटी की व्यवस्था है, अच्छे कपड़े पहनने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी मेरे दोस्त अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को इल्म दीजिए और उनको इस कदर पढ़ाइए कि आने वाले कल में उन बच्चों को अगर बुनकर का भी काम करना पड़े तो सलीका और तरीका उनका एजुकेटेड हो, ताकि समाज को अच्छा पैगाम दे सके। और मैं एक बात और आपको बताऊंगा, मैं गोरखपुर से आया हूं और मैं इनकलाब का सदर हूं। इनकलाब इस वक्त 15 जिलों में काम कर रहा है। आप सभी को मैं अच्छे से बता दूं, शायद मुसलमान तब तक नहीं जागता जब तक उसको ठोकर नहीं लगती। वो ठोकर लग चुकी है। जब वक्फ कानून बना तो बहुत बड़ी ठोकर लगी लोगों को, इतनी बड़ी ठोकर लगी कि रातों की नींद हराम हो गई और लोग अपनी संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पे चढ़ाने के लिए बेचैन हो गए। लोग काम करने लगे। मेरे भाई, अगर आप एजुकेटेड होते, अगर आप पढ़े लिखे होते, अगर आप कानून जानते, अगर आप संविधान जानते, अगर आप नियम जानते और आपके लिए क्या चीजें बनाई जा रही है, क्या पास की जा रही है, उसकी खासियत को जानते, तो शायद उसकी तैयारी आप पहले करते, सर पे आने के बाद नहीं। मैं आपको बताऊं, इस पूरे उत्तर प्रदेश में 1,70,000 वक्फ की संपत्तियां हैं। 1,70,000 वक्फ की संपत्तियां हैं, जो 1984 से 1987 के बीच जो सर्वे हुआ था, जिसको वक्फ बोर्ड ने कराया था। मेरे दोस्त, 70,000 लोगों को यह नहीं मालूम है कि उनकी संपत्तियां वक्फ में हैं। उनको पता तक नहीं है
लेकिन गजट लिस्ट में जब उनका नाम आया तो उनको लगा कि मेरी संपत्ति इसमें है, मैंने दिया नहीं, वो चली कैसे गई? क्योंकि आप सभी जानते हो अच्छे तरीके से कि अगर वक्फ की गजट लिस्ट में आपका नाम है तो आपको अपनी संपत्ति को उम्मीद पोर्टल पे चढ़ाना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो चाहे वो उस वक्त किसी की भी सरकार रही हो, उस सरकार ने मुस्लिम संपत्तियों के साथ बहुत बड़ा छेड़खानी किया है, बहुत बड़ा फेरबदल किया है। आज उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उनको नहीं पता था कि मुसलमानों के पास कितनी संपत्तियां हैं, वह कितनी प्रॉपर्टी है, लेकिन आज उनको पता चल गया है कि इनकी कितनी संपत्तियां हैं। अब बहुत सारे अंधभक्त ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि इनके पास इतनी संपत्तियां हैं, हमने दिया है। शायद उनको यह नहीं मालूम कि मुसलमानों के पूर्वजों की संपत्तियां हैं जो उन्होंने अपनी कौम की हिफाजत के लिए दिया है, अपनी कौम की तरक्की के लिए दिया है, उनकी खुशहाली के लिए दिया है। और अगर हम और आप जागरूक हो जाए, हम और आप अगर जागरूक हो जाए मेरे दोस्त, तो आज वह बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं, वह बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं राजा बनके, जो इन संपत्तियों का भोग कर रहे हैं, अब बहुत सारी संपत्तियां काबिज कर ली गई हैं, बहुत सारी संपत्तियां बेच दी गई हैं, आज उसकी बदौलत जो लोग ऐश कर रहे हैं उनकी भी नींद हम हराम कर सकते हैं। क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड में पैसा आ रहा है, वक्फ बोर्ड में पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस पैसे से मुसलमानों के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए क्या कोई यूनिवर्सिटी बनाई गई? क्या उस पैसे से मुसलमानों के गरीब बच्चों की शादी के लिए कोई व्यवस्था की गई? क्या उन पैसों से जो गरीब तबके का बुनकर है, जो आज दर दर भटक रहा है, सरकार के सामने हाथे फैलाए फिर रहा है, क्या उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कोई काम किया गया? नहीं किया गया। और आज तक किसी ने हिसाब नहीं दिया कि वक्फ में पैसा कहां है, कैसे है, किस तरह से, कितना आया, कितना गया, कोई नहीं जानता। और मैं आज जो सच्चाई आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, अगर आप इसको बारीकी से समझेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाला कल सुरक्षित होगा। इनकलाब का मकसद है सबसे पहले मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह, इनकी हिफाजत करना। पहले लोग क्या था कि लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे। हमारे मदरसे जहां हमारे आलिम पढ़ाते थे, लोग उसकी भी मान्यता नहीं लेते थे। मेरे दोस्त, बच्चा 1 से 5 तक पढ़ जाता था, लेकिन जब 6वीं में एडमिशन की बारी आती थी तो उसको 1 से शुरू करना पड़ता था, क्योंकि उनके पास मान्यता नहीं होती थी। तो आज जो मैं बातें कहने वाला हूं आप लोगों से, जिनकी संपत्ति वक्फ में है उनको भी मैं ये कह रहा हूं, और जिनकी वक्फ में नहीं है उनको भी कह रहा हूं कि मेरे दोस्त, अगर आपकी मस्जिद है, अगर वक्फ में है, फिर भी आप 1860 अधिनियम के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन कराइए सोसाइटी एक्ट में। ये कराने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह, इन सब चीजों को अगर आप 1860 अधिनियम के अंदर रजिस्टर्ड कराते हैं तो आपका एक फायदा होगा। और वो फायदा ये होगा कि आज जैसे सरकार वक्फ की संपत्तियों पर नजर गड़ाए बैठी है, वक्फ की संपत्तियों को लूटना चाहती है, वक्फ की संपत्तियों को मुसलमानों से छीनना चाहती है, अगर आप उसको बचाना चाहते हो तो 1860 अधिनियम में रजिस्ट्रेशन कराओ। क्योंकि जब आप 1860 अधिनियम में किसी मस्जिद का रजिस्ट्रेशन कराओगे, किसी कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन कराओगे, किसी ईदगाह का रजिस्ट्रेशन कराओगे, तो जब उसका रजिस्ट्रेशन होता है, पेपर दाखिल होता है, तो वहां से 2 नोटिस निकलती है। एक नोटिस जो है वो नाजिम को जाती है, दूसरी नोटिस एसडीएम को जाती है। और जैसे ही वो नोटिस आपको मिले, आप अपनी नोटिस लीजिए और सीधे एसडीएम के पास जाइए, उनसे कहिए कि श्रीमान, हमने अपनी मस्जिद के लिए, अपने कब्रिस्तान के लिए, अपने ईदगाह के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, आप इसकी जांच करा लीजिए। जैसे ही वो जांच करने लेखपाल आएगा, कानगो आएगा, तहसीलदार आएगा, वो जांच करेगा, रिपोर्ट लगाएगा, रिपोर्ट सबमिट होगा, वहां से एसडीएम कवरिंग लेटर लगाएंगे, और कवरिंग लेटर लग के जैसे ही सोसाइटी ऑफिस आएगा, फिर आपको अखबार में गजट कराना होगा। जब आप अखबार में गजट कराएंगे, गजट की कॉपी वहां जमा होगी, आपकी मस्जिद रजिस्टर्ड हो जाएगी, आपका कब्रिस्तान रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपका ईदगाह रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार ने सोचा कि चलो हम वक्फ को बंद कर देते हैं, वक्फ की जमीनों को हम हड़प लेते हैं, वक्फ को हम लूट लेते हैं, यही नीयत है सरकार की, अगर उसने ऐसा सोचा तो मैं आपको बता दूं कि अगर वो सोच के ये कहेगी कि भैया मैंने वक्फ बोर्ड को बंद करने का इरादा कर लिया है, वक्फ बोर्ड नहीं चलेगा, और ये संपत्तियां जो वक्फ की हैं वो हमारी हैं। वक्फ का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि वक्फ का मतलब होता है दान देना।
वक्फ का मतलब होता है डोनेट करना। अगर हमारे बुजुर्गों ने संपत्तियां डोनेट की हैं तो इसलिए नहीं डोनेट की है कि कोई भी सरकार उसे हमसे छीन ले। तो कल को अगर सरकार वक्फ बोर्ड को बंद भी कर देती है और आके कहती है कि ये मस्जिद हमारी है, ये कब्रिस्तान हमारा है, ये ईदगाह हमारा है, आप हमको दे दो, आप वक्फ कर चुके हो, तो हम कहेंगे श्रीमान हमारे पूर्वजों ने जो है इसको वक्फ किया था, वो बात सही है, लेकिन हम इस दौर के नौजवान हैं, हमने 1860 अधिनियम में इसका रजिस्ट्रेशन कराया है, इसमें आपके एसडीएम ने रिपोर्ट लगाई है, कानगो ने रिपोर्ट लगाई है, तहसीलदार ने रिपोर्ट लगाया है, और ये अखबार का गजट है। आप हमसे हमारी कब्रिस्तान, हमारा ईदगाह, हमारी मस्जिद नहीं छीन सकते। तो लड़ने के लिए हमारे पास आधार होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, आधार हमको अपना बनाना है ताकि आने वाले कल में हमसे हमारी मस्जिद ना छीना जाए, हमसे हमारी ईदगाह ना छीना जाए, हमसे हमारा मदरसा ना छीना जाए, हमसे हमारे हक और हुकूक ना छीने जाए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करने आया हूं कि बुनकरों की हक की लड़ाई बहुत जरूरी है, बुनकरों के बच्चों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप ईमान वाले हैं, अगर आप दीन वाले हैं और अगर आप दिखावा नहीं करते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी मस्जिदों को रजिस्टर्ड करा लें। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने कब्रिस्तान को रजिस्टर्ड करा लें। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी ईदगाह को रजिस्टर्ड करा लें, क्योंकि कल को अगर ये सरकार किसी भी तरीके से आप पे हावी होने की कोशिश करेगी तो इंशाअल्लाह वो रजिस्ट्रेशन जो है संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में आपको बचाएगा, आपकी हिफाजत करेगा और आप आने वाली नस्लों को वो चीजें सुरक्षित दे जाओगे। जाते जाते मैं आखिरी बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये इनकलाब जो लगभग 15 जिलों में काम कर रहा है, मैं आपको बता दूं कि लगभग 4600 से ज्यादा मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह उसको मैंने रजिस्टर्ड कराया है। आज वो सेफ है, सुरक्षित है, उसे किसी मुहित पोर्टल पे चढ़ाने की जरूरत नहीं। और अगर बनारस के लोगों ने मेरी मदद की, मुझे सहयोग किया, तो मैं वादा करता हूं कि मैं गोरखपुर में रहकर भी इस बनारस की सरजमी पर जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी मदरसे हैं, जितने भी ईदगाह है, जितने भी कब्रिस्तान हैं, उनको रजिस्टर्ड कराने के लिए मैं खुद चल कर आऊंगा और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से खुद बात करूंगा। आपको कोई मुश्किल आने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और एक बात और आखिरी में कहूंगा मैं आप लोगों से, आप सबको याद होगा, जो लोग शहर से हैं उनको भी, जो लोग गांव से हैं उनको भी, आप सबको याद होगा कि सरकार ने कब्रिस्तान की जमीन हमको दी है। जब भी चकबंदी हुआ करती थी तो कब्रिस्तानों की जमीन, सरकारी स्कूलों की जमीन और तमाम चीजों की जमीन छोड़ी जाती थी। लेकिन ऐसा भी है कि आज सदियां गुजर गई, 70 साल गुजर गए, कब्रिस्तानों की जमीन है, लोग सिर्फ मिट्टी दफन करते हैं उसमें, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं कराया। तो मेरी गुजारिश है कि अगर आपकी कब्रिस्तान है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आप एक कमेटी बनाइए, उसको रजिस्टर्ड कराइए, उसको अपने अंडर में लीजिए, क्योंकि कानूनन नियम है, किसी भी भूमि पर अगर 12 साल से ज्यादा कोई व्यक्ति काबिज है, अगर वो उसको रजिस्टर्ड कराता है तो मालिकाना हक उसका होगा, वो कब्रिस्तान आपका होगा, आपके लोगों का होगा। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया, कल को सरकार एक्टिव हुई तो आपके पास कोई दस्तावेज, कोई कागज नहीं होगा उसको बचाने का। और इनकलाब का मकसद यही है, इनकलाब का मकसद है कि अगर हमारी मस्जिद सुरक्षित है तो मुसलमान सुरक्षित है, अगर हमारा कब्रिस्तान सुरक्षित है तो मुसलमान सुरक्षित है, अगर हमारा ईदगाह सुरक्षित है तो मुसलमान सुरक्षित है। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं है। तो हमें इसको भी बचाना है, हमें आने वाली नस्लों को तालीम भी देना है, हमें बुनकरों की हिफाजत भी करनी है, हमें उनकी लड़ाई भी लड़नी है, और आने वाले कल में तालीम जैसी दौलत अपने बच्चों को दीजिए ताकि वो किसी के मेहरबानी पे ना जिंदा रहे, वो अपने इल्म की बदौलत, अपनी तालीम की बदौलत, अपनी शिक्षा की बदौलत वो उस पे कायम है। एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, आप लोग देख रहे हैं जगह जगह पे जो है हमारे जो उलमा है, हमारे जो आलिम हैं, उनके सर पे टोपी, कुर्ता और दाढ़ी देख करके कुछ लोग ऐसे हैं जो उन पे खौफनाक हमले करते हैं, जो उनको मारते हैं, जो उनको पीटते हैं, जो उनकी हत्या कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, हत्या करने वाले लोग जो है वो अपराधी तो है ही हैं, लेकिन उनसे बड़े अपराधी हम हैं, क्योंकि हम उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। मैं आपको बताऊं कि तौकीर रेजा साहब की जो हत्या हुई है, हमने आवाज उठाई,
उस आवाज में और भी बहुत सारी आवाजें मिली और इंशाअल्लाह इनकलाब की टीम तौकीर साहब के वहां जाने की तैयारी में है। और मैं आपको बता दूं कि यह इनकलाब का अहद है कि अगर उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में कहीं भी किसी आलिम पे अत्याचार होगा, किसी भी आलिम को मारा जाएगा, किसी भी मुसलमान को मारा जाएगा, उसकी लिंचिंग की जाएगी, तो इनकलाब वहां पहुंचेगा, उनके परिवार से मिलेगा और जो भी मदद होगी उनका करेगा। और अक्सर अपराधी तब छूट जाता है जब छूट जाता है, क्योंकि उस केस की पैरवी अच्छे से नहीं हो पाती। और पैरवी जब अच्छे से नहीं होती है वो छूटता है, फूल मालाओं से उसकी स्वागत होती है। लेकिन इंशाअल्लाह इनकलाब ऐसा नहीं होने देगा। उनके घर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनके परिवार के लोगों से कहेंगे कि अगर आप इस केस को नहीं देख पा रहे, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप हमको बताइए, इनकलाब अपना वकील रखेगा, इनकलाब इस मामले को देखेगा और ऐसे अपराधियों को सजा दिलवाएगा जो मुसलमानों की हत्या करते। तो मेरे दोस्त, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये सारे काम किए जाएंगे। और आपने जो मुझे वक्त दिया है, मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी लोगों का, और वादा भी करता हूं कि आपकी एक आवाज पे मैं गोरखपुर से यहां आऊंगा और आपके सुख दुख में खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।